नमस्कार, मैं डॉक्टर मानव जैन, सह आचार्य इतिहास, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम इस कड़ी में बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र में ये देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक उपलब्धियां क्या थी। चंद्रगुप्त मौर्य एक विजेता और साम्राज्य निर्माता ही नहीं था, वरन वह एक कुशल योग्य प्रशासक भी था। विद्यार्थियों, उसने भारत के इतिहास में पहली बार एक बड़े पैमाने पर प्रशासनिक केंद्रीकरण का प्रयोग किया, जिसके अंतर्गत पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर दक्षिण की कावेरी नदी तक विस्तृत विशाल क्षेत्र मौर्य साम्राज्य को सुसंगठित समान शासन व्यवस्था के अंतर्गत बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में कई नए सफल प्रयोग किए और मौर्य साम्राज्य बाद में भारत के आने वाले साम्राज्यों के प्रशासन का आधार बन गया। इसका श्रेय चंद्रगुप्त की रचनात्मक प्रतिभा तथा कौटिल्य की अद्भुत राजनीतिक दृष्टि को दिया जाता है। चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित शासन की मुख्य विशेषताएं क्या थी? इस प्रश्न के उत्तर में हम देखते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श, सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण, विकसित अधिकारी तंत्र, उचित और कठोर न्याय व्यवस्था, कुशल नगर प्रशासन तथा कृषि, उद्योग, संचार, वाणिज्य, व्यापार में वृद्धि के लिए राज्य द्वारा किए गए अनेक उपाय। डॉक्टर के.ए. नीलकंठ शास्त्री नंद मौर्य युगीन भारत के अनुसार भारत में सबसे पहले मौर्य शासन ने ही विशाल रूप से प्रशासकीय केंद्रीकरण का प्रयत्न किया था, किंतु यह केंद्रीकरण आधुनिक केंद्रीकरण के सदृश नहीं था। इसमें निर्ममता की नीति का अधिकरण था और सुनियोजित ढंग से तथा पूर्ण रूपेण स्थानीय स्वायत्तता एवं उपक्रम का हनन कर दिया जाता था। कौटिल्य ने जहाँ कहीं भी नीति का विवेचन किया है, उसने प्रजा हित को ही प्रथम स्थान दिया है। मौर्य शासन पद्धति का उद्देश्य प्रजा का सतत कल्याण एवं सुख था। अब हम ये देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में प्रोफेसर हेमचंद्र राय चौधरी क्या कहते हैं। चंद्रगुप्त की राजनीतिक और सैनिक सफलताएं काफ़ी उदात्त थी। इससे भी उसकी सफलताओं की इतिश्री नहीं हो जाती है। वह युद्ध में जितना स्फूर्तिमान था, शांति की कला में भी उतना ही कर्मठ था। नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में चंद्रगुप्त ने जिस योग्यता का परिचय दिया, उससे स्पष्ट होता है कि सामान्य योद्धा राजाओं से बहुत श्रेष्ठ था। उसने जनता के सुख समृद्धि और सभ्यता की उन्नति के लिए अनेक उपाय किए। उसके अधीन मंत्रियों का चुनाव योग्यता और चरित्र का आधार होता है। न्याय की व्यवस्था समता पर प्रतिष्ठित थी। नगर प्रशासन कुशल था। संभवतः नौसेना से जलदस्युओं का दमन किया जाता था, इसीलिए यात्रियों और सारथों के लिए ये मार्ग निरापद हो चुके थे। दास प्रथा पर अंकुश लग गया था। चंद्रगुप्त मौर्य की सांस्कृतिक उपलब्धियां इस प्रकार से कही जा सकती है। चंद्रगुप्त धार्मिक और सांस्कृतिक उत्थान में भी रुचि रखता था। मेगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त वन में रहने वाले तपस्वियों और परामर्श करता था और देवताओं की पूजा के लिए नियुक्त करता था। वर्ष में एक बार विद्वानों की सभा बुलाई जाती थी ताकि वे जनहित के कार्य में परामर्श दे सके। विद्यार्थियों, यहाँ हम ये देखते हैं कि यूनानी लेखकों ने भी चंद्रगुप्त के बारे में लिखा है कि जिन 4 अवसरों पर राजा महल से बाहर निकलता था, उनमें से एक था यज्ञ करना। इससे यह संकेत मिलता है कि वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र सूरी लिखते हैं कि राजा मिथ्या मतों अजैन को भी संरक्षण देता था। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त एक धर्म सहिष्णु शासक था। बुद्धों के प्रति चंद्रगुप्त की गतिविधियों का ज्ञान नहीं है।
चंद्रगुप्त के काल में 12 वर्ष का दुर्भिक्ष पड़ा तो जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ कर्नाटक में श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर जाकर तपस्या की और एक सच्चे जैन भिक्षु की भांति उसने निराहार समाधिस्थ होकर प्राण त्याग दिए। ये चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व में बौद्धिक जिज्ञासा के अतिरिक्त प्रकृति प्रेम भी प्रखरता से मिलता है। एलियन के अनुसार चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र के ऐसे महान महल में रहता था जो वास्तु एवं कला की दृष्टि से अद्वितीय था, जिसकी तुलना न तो मैनोमियम सुसा से की जा सकती है, जिसकी श्रीवृद्धि में अपार धनराशि का हुआ था, न एबना ही जिसकी महिमा प्रसिद्ध थी। चंद्रगुप्त के राज्य प्रसार में उद्यान, मोर, चक्रवात की मधुर ध्वनियाँ गूंजती थी। छायादार वृक्ष नित्य हरे भरे और लदे हुए फलों से लदे हुए रहते थे। उसमें सुंदर जलाशय बने हुए थे जिसमें मछलियां भरी हुई थी। छोटे छोटे राजकुमार इनमें मछलियों का शिकार और जल क्रीड़ा करते थे। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि चंद्रगुप्त का वैभव अपने आप में अस्मरणीय था। चंद्रगुप्त की राज्यसभा उसके महान महल से कम गौरवशाली नहीं थी। व्याकरणाचार्य पातंजलि ने चंद्रगुप्त की सभा की प्रशंसा की है। सभा की बैठक चंद्रगुप्त अपने प्रमुख मंत्रियों और सभासदों से विचार करके करता था। राजदूतों को भी दर्शन देता था तथा अपने उन अधिकारियों के प्रतिवेदनों को भी सुनता था जिनका काम विशाल साम्राज्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी रखना था। यही राजा और प्रजा को न्याय वितरण का कार्य भी करता था। प्रजा प्रत्येक समय उसका दर्शन कर सकती थी, यहाँ तक कि वह लकड़ी के बेलनों से अपने शरीर की मालिश करवाता था उस समय भी। इस प्रकार विद्यार्थियों, चंद्रगुप्त के राज्य में साहित्यिक प्रगति के जो प्रमाण मिलते हैं, इस काल में कौटिल्य के प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। जैन कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु को भी परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त का समकालीन माना जाता है। अशोक के अभिलेखों से हमें ज्ञात होता है कि प्रारंभिक मौर्य काल में सूत्रों, गाथाओं, अवादानों के रूप में पर्याप्त मात्रा में साहित्य की रचना हो चुकी थी। इति नमस्कार।